मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अशोक वाजपेयी आए और कुछ शब्द हमें बोले। आदरणीय सोनिया जी, पुरुषोत्तम जी, संदीप जी और मित्रों, मैं उन भाग्यवान बूढ़ों में से एक हूं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कई बार देखा था। वाह। और पहली बार देखा था जब मैं शायद 12 बरस का था, और आखिरी बार देखा जो अपने निधन के थोड़े दिन पहले। टॉल्स्टॉय की 50वीं पुण्यतिथि आयोजित थी सप्रू हाउस में, और नेहरू जी उसके मुख्य अतिथि थे। वो कोई 2-3 मिनट लेट आए और आते ही उन्होंने बताया कि वो औरंगाबाद से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब बुढ़ऊ ये बताएंगे कि औरंगाबाद में क्या हुआ, तो थोड़ी ऊब सी प्रकट हुई। पर नेहरू जी ने औरंगाबाद का जिक्र करने के बाद ये कहा कि महानताएं 2 तरह की होती हैं। एक महानता वो होती है जिसका जब आप सामना करें तो आपको अपनी अकिंचनता, अपनी विपन्नता, अपने व्यर्थ होने का एहसास होता है कि ये आदमी इतना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूं। ये एक तरह की महानता है। दूसरे तरह की महानता वो होती है जिसके सामने आने पर आपको लगता है कि आप थोड़ा ऊंचा उठ गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि टॉल्स्टॉय की महानता दूसरे किस्म की थी। पूरा हॉल खड़ा हो गया। अध्यक्षता कर रहे थे ब्रिटिश कवि और एनकाउंटर के संपादक स्टीफन स्पेंडर। नेहरू जी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो वो गए और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के संपादक के रूप में मैं दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और राजनेताओं से आमतौर पे मिलता रहा हूं, उनसे बातचीत करता रहा हूं। संसार में इस समय ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो टॉल्स्टॉय को ऐसी श्रद्धांजलि दे सके। नेहरू जी एक बायोलॉजिकल प्राणी थे। उन्होंने कभी विश्व गुरु होने का दावा नहीं किया, लेकिन उनके विश्व गुरु होने के 2 प्रमाण मैं आपको देता हूं। बोरिस पास्तरनाक, रूसी महान लेखक, डॉक्टर ज़िवागो, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। सोवियत संघ इससे नाराज हुआ। आज रूस के वो यही हैं, तो नाराज हुआ और उसने इजाजत नहीं दी बोरिस पास्तरनाक को स्टॉकहोम जाके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और उनको देश निकाला देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस पर लंदन में एक कमिटी बनी इन डिफेंस ऑफ बोरिस पास्तरनाक, जो स्टीफन स्पेंडर और ऑल्डोस हक्सले ने बनाई, और नेहरू जी से आग्रह किया कि वो उस समिति के अध्यक्ष बने। नेहरू जी राजी हुए। उनसे कहा गया कि आपके संबंध चूंकि रूस से अच्छे हैं, तो आप छुट्टियों से बात करें कि एक तो वो पास्तरनाक को स्टॉकहोम जाने दें, और दूसरा उनके जो देश निकाले की कार्रवाई शुरू हो गई है उसको बंद कर दें। जाहिर है नेहरू जी ने ये बात ख्रुश्चेव से की होगी। ख्रुश्चेव ने पहली बात तो नहीं मानी, यानी उनको नोबेल पुरस्कार लेने नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरी बात मानी और पास्तरनाक को
देश निकाला देने की कार्रवाई बंद हो गई। युगोस्लाविया में एक नया थोड़ा गैर मार्क्सवादी चिंतक हुआ, मिलान जिलास। टीटो, जैसा कि अक्सर होता है, जो तानाशाह होते हैं वो दूसरी राय पसंद नहीं करते और दूसरे को ही गायब कर देते हैं। तो वो भी पसंद नहीं कर रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर नेहरू से कहा गया और नेहरू ने हस्तक्षेप किया और जिलास को जेल से बाहर कर दिया गया। कोई दावा नहीं किया कि विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु थे। अब नेहरू जी की जो पूरी मानसिकता है उसमें 3 बातें एक साथ हैं। राजनीति है, संस्कृति है, आधुनिकता है और एक और होना चाहिए लोकतंत्र है। नेहरू जी यकायक प्रकट नहीं हो गए थे किसी अवतार की तरह। वो एक मनुष्य थे जिनमें मनुष्यता के मनुष्य होने की सारी कठिनाइयां और संभावनाएं एक साथ थी। जैसा अभी, और उनको कोई चाय बेचते भारत नहीं मिल गया था। भारत उन्होंने बौद्धिक, वैचारिक, दार्शनिक रूप से खोजा था। इसलिए, और ये खोज कोई हवा में नहीं थी, एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने जो बातें कही थी उसका संस्कृति की जो पकड़ जवाहरलाल में थी वो उनके समय के बहुत कम राजनेताओं में थी। और उन्होंने एक जगह ये कहा कि कल्चर like religion and ideology is not about just one thing. भारतीय बहुलता का जितना वैचारिक एहतराम नेहरू जी ने लिखकर किया है उतना किसी और विचारक ने नहीं किया था उसके पहले। उस समय जब नेहरू दृश्य पर थे, पश्चिम में एक बहस हो रही थी, the two cultures, culture of science and culture of arts. नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्पर, टेक्नोलॉजी और साइंस और संस्कृति, इन तीनों के बीच कोई भेदभाव करने से इनकार किया। अब देखिए उनके जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा यशोगान होता है ना, तरह तरह के चमकती हुई सड़कें और चमकते हुए हवाई अड्डे बन गए हैं जिससे बरसात में जिनकी छत गिर जाती है। और हमने एक ऐसा मंदिर बनाया है जो पहली ही बरसात में चूने लगा, ऐसा रामपथ बनाया है कि उसके पहले बरसात में ही उसमें 20 या 21 पॉट होल हो गए। पुल ऐसे बनाते हैं कि हर सप्ताह एक गिर जाता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जमाने में याद करें कि जवाहरलाल ने IITs बनाए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया और साथ साथ 3 राष्ट्रीय अकादमियां बनाई, साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला। नेशनल बुक ट्रस्ट बनाया, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया। ये सारे एक साथ बने, यानी विज्ञान, संस्कृति, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। और वो मैं आपको याद दिलाऊं कि ऑक्टेवियो पाज 20वीं शताब्दी के महान
विश्व कवियों में गिने जाते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। वो उस समय जब नेहरू यहाँ थे तो राजदूत थे मेक्सिको के। उन्होंने लिखा है, contrary to the anthropologists and the historians who postulate the multiplicity of cultures, Nehru affirmed the unity of thought and the universality of science, art, and technology. It is this universality he saw the answer to the antagonism of the historical worlds. तो नेहरू ने जो संस्कृति का नक्शा अपने लिए तैयार किया, उसमें कलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सम्मान भी शामिल था। वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। उस समय कम्युनिस्टों की धरपकड़ हो रही थी, क्योंकि कम्युनिस्ट तो इसको अधूरी आज़ादी कह रहे थे और वगैरह वगैरह। तो कम्युनिस्ट लोग सत्ता से समरस नहीं थे और सत्ता उनके विरुद्ध थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, उनकी पुस्तक साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए चुनी गई। लेकिन चूंकि वो कम्युनिस्ट थे, इसलिए उनको दिया जाए पुरस्कार कि न दिया जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू पर। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जब वो फाइल गई तो उस पर उन्होंने लिखा कि अगर जूरी ने गुणवत्ता के आधार पर इस पुस्तक को चुना है तो इस बात की कोई बाधा नहीं आ सकती कि वो वैचारिक रूप से कहाँ प्रतिबद्ध है। ये सम्मान था। तो मित्रों, एक और बात, नेशनल फोक आर्ट्स डांस फेस्टिवल, ये भी नेहरू जी ने शुरू किया था। ये जो रिपब्लिक डे परेड होती थी, उसके साथ साथ एक नेशनल फोक डांस फेस्टिवल होता था, जो नेशनल स्टेडियम में होता था। और मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो एक समिति बनी जिसमें मैं भी था कि 2.5-3 करोड़ रुपया उस नेशनल फंड में जमा हो गया है और वो पीएमओ में है, और पीएमओ में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का क्या करें। तो एक समिति बनी थी। लेकिन जो बात है महत्वपूर्ण, वो ये है, शुरुआत की थी नेहरू जी ने। उनको ये एहसास था कि जो लोक जगत है और जो आदिवासी और इस तरह के कलाकार हैं, उनको भी लोकतंत्र में शामिल करना चाहिए। और लोकतंत्र में शामिल करने का क्या अर्थ था कि उनको एक अलग से राष्ट्रीय मंच देना चाहिए। तो मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो एक आखिरी बात, एक फिर, क्योंकि किस्सा कहानी लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है ना, विचार से वैसे भी आजकल अरुचि हो गई है, न कोई विचार करता है न विचार सुनता है। तो आखिरी में आपको एक प्रसंग फिर सुनाता हूं। ये प्रसंग है एमएस सुब्बुलक्ष्मी की संगीत सभा। उन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की धूम थी। चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था और नेहरू जी के ये आखिरी दिन थे। एक तरह से वो 1-2 बरस बाद ही उनका देहावसान हो गया। तो सुब्बुलक्ष्मी का ये आईफेक्स जो पासी है, इसकी संगीत समारोह, इसमें वो गा रही थी। और सुब्बुलक्ष्मी जो थी वो बहुत गौरवर्णा थी और तमाम बहुत संपन्न थी, तमाम हीरे जवाहरात लकतक। नेहरू जी आए, चुपचाप सामने एक सीट पर बैठ गए। जब गायन समाप्त हुआ तो आयोजकों ने घोषित किया कि नेहरू जी सुब्बुलक्ष्मी को फूल देकर उनका सम्मान करेंगे। जब तक नेहरू जी उठकर वहां पहुंचे, तब तक सुब्बुलक्ष्मी ने अपने सारे जेवर उतार लिए थे और अपनी अंजलि में ऐसे
उनको भेंट कर दिया। नेहरू जी ने कहा, आई एम ओनली ए प्राइम मिनिस्टर, यू आर द क्वीन ऑफ म्यूजिक। तो नेहरू के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास है जिसको हम नेहरू की अवमानना, गांधी की अवमानना और संविधान की अवमानना के साथ साथ है। अगर आप एक की अवमानना करेंगे तो दो की भी अवमानना होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। कमाल के शब्द आपने बोले, बहुत खुश हुए लोग। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज अपने फोन्स ऑफ कर लीजिए। इतने कमाल के शब्द बोले जा रहे हैं, लोगों को सुनाई नहीं देंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट श्रीमती सोनिया गांधी जी